तो नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पर कौन कौन सी बेस्ड रिएक्शन होती है उस पर भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो होती है जनरली कार्बोनिल कंपाउंड और साइनाइड की। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जनरली शो करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड एंड साइनाइड। तो इस वीडियो में हम कार्बोनिल कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर बात करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शुरू करने से पहले हम कार्बोनिल कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने कोई कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर लिया, तो हम जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कार्बन से ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन पर आता है डल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे होता है डल पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से टुवर्ड्स द ऑक्सीजन ज़्यादा शिफ्टेड रहता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आने की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड रहता है, जिसकी वजह से कार्बन पे पार्शियल वैकेंसी क्रिएट होती है। कार्बन जो पॉजिटिव है इस पर होती है पार्शियल वैकेंसी क्रिएट होती है। और पार्शियल वैकेंसी क्रिएट होने के साथ साथ ये काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है। और क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास में डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ऑक्सीजन एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इस पर है डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से ये काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है ऑक्सीजन का और इसके पास में डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है इसमें जो कार्बोनिल कार्बन होता है ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है और ऑक्सीजन जो है ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। आइए चलिए अब रिएक्शन पर चलते हैं और जानते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर हम नेट रिएक्शन की बात करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है उसमें ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है और कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। कार्बन पर ऐड होता है न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन पर ऐड होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें हम बात करते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है, इसका मैकेनिज्म जानते हैं। ये रिएक्शन होती कैसे है, थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म पर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के साथ में दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर किसी मॉलिक्यूल में किसी छोटे मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है और एडिशन हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों बोलते हैं वो हम मैकेनिज्म में जानेंगे। और दूसरी बात, इसमें एक वीक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 होती है, नेगेटिव होती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है, कार्बोनिल कार्बन जो होता है ये पार्शियल वैकेंसी होने के साथ में इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट करता है। और जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पर फर्स्ट स्टेप में अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल पहले इस पर अटैक करता है और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और ज़्यादा क्रिएट होता है, जिससे कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है। और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे ही ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है तो ऑक्सीजन पर आता है नेगेटिव चार्ज।
और न्यूक्लियोफाइल आकर के कार्बन पे जुड़ जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल इस पर आकर के ऐड होता है। ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रोफाइल पर अपने डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड के थ्रू बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर क्या किया है, एडिशन किया है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। देखिए ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो जो पहली स्टेप है इसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है और दूसरी स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे हैं कि जो स्टेबल कंपाउंड है, फर्स्ट स्टेप में ये जो स्टेबल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड है, ये कन्वर्ट हो जाता है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में। इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, इसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो होता है ये अनस्टेबल होता है। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल को हम एक अनस्टेबल स्पीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं और हम जानते हैं कि कोई भी स्टेबल स्पीसी की टेंडेंसी काफ़ी कम होती है अनस्टेबल स्पीसी में कन्वर्ट होने की। तो ये जो फर्स्ट स्टेप होती है काफ़ी स्लो स्टेप होती है, इसलिए ये रिएक्शन की आरडीएस होती है। तो फर्स्ट वाली स्टेप स्लो स्टेप है और किसी भी रिएक्शन की जो स्लो स्टेप होती है उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर आरडीएस। और सेकंड स्टेप में जब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है तो एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इसलिए जो सेकंड स्टेप होती है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ये होती है फास्टर। तो अपन देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कैसे होता है और सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कैसे होता है। देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने की वजह से इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। ओवरऑल यहाँ पर एडिशन हो रहा है इसलिए एडिशन, और दूसरी बात फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों के, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन भी हो सकता है। तो ये वाली जो कन्फ्यूज़न है इसको दूर करने के लिए अपन यहाँ पर बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन फर्स्ट स्टेप में ही क्यों होता है, सेकंड स्टेप में क्यों नहीं होता। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं और कार्बोनिल कंपाउंड में हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है जिस पर डेल नेगेटिव चार्ज के साथ में ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करता है और कार्बोनिल कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज के साथ में पार्शियल वैकेंसी होती है, तो ये एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है और इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है तो किसको प्रेफर किया जाए। क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल होता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग ऑक्सीजन पर शिफ्ट होती है। तो जब ऐसा होता है तो कार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर एक स्पीसी तैयार होती है जिसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। दूसरी तरफ हम इसकी रिएक्शन को कराते हैं न्यूक्लियोफाइल से, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बोनिल कार्बन पर पार्शियल वैकेंसी है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। तो इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बन पर होता है तो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन जाता है, ऑक्सीजन पर आता है नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर आता है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का भी अटैक हो सकता है पहले स्टेप में और इलेक्ट्रोफाइल का भी अटैक हो सकता है। अटैक होने में तो दोनों तरफ से पहले अटैक हो सकता है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को हम प्रेफर नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो जो स्पीसी बनती है वो ऑक्टेट कंप्लीट स्पीसी बनती है, स्टेबल स्पीसी बनती है। तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो यहाँ पर जो स्पीसी तैयार हुई है ये ऑक्टेट कंप्लीट स्पीसी है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट स्पीसी तैयार होती है।
और ऑक्टेट कंप्लीट स्पीसी जो है ये स्टेबल होती है, ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल स्पीसी है, मोर स्टेबल स्पीसी होती है, मोर स्टेबल स्पीसी है। और दूसरी तरफ यदि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है कार्बोनिल कार्बन पे, तो जो स्पीसी यहाँ पर तैयार हुई है इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट स्पीसी तैयार हुई है। ये है ऑक्टेट इनकम्प्लीट स्पीसी, ऑक्टेट इनकम्प्लीट स्पीसी इसको बोलते हैं। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट स्पीसी है इसलिए ये लेस स्टेबल स्पीसी है, लेस स्टेबल स्पीसी है, लेस स्टेबल स्पीसी है। तो देखिए यहीं पर हमें पता लग जाता है कि कौन सी रिएक्शन को प्रेफर किया जाए, किसके किसके अटैक को प्रेफर किया जाए। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें जो स्पीसी तैयार होती है ये ज़्यादा स्टेबल स्पीसी होती है। तो न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें ये बात क्लियर होती है कि जो मैकेनिज्म है उसमें पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्यों होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सेकंड स्टेप में क्यों होता है, क्योंकि जो स्पीसी तैयार होती है न्यूक्लियोफाइल के अटैक से वो ज़्यादा स्टेबल स्पीसी तैयार होती है। ठीक है, चलिए वापस से इसके मैकेनिज्म पर चलते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है ये आरडीएस है और आरडीएस में 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व्ड। 2 टाइप के यहाँ पर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। पहला है कार्बोनिल कंपाउंड और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है इसके ऊपर रेट डिपेंड करता है। तो देखिए इसमें फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल का होता है इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल और कार्बोनिल कंपाउंड दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसलिए जो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी आती है वो आती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, क्योंकि स्लो स्टेप के अंदर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जितना स्टेबल ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है उतना ज़्यादा स्टेबल बनता है। तो इसकी स्टेबिलिटी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? कार्बोनिल कार्बन पे जो 2 यूनिट प्रेजेंट है उन दोनों यूनिट की स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बोनिल कार्बन पर होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो होगा, और जितना न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो होगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन स्लो होगा। दूसरा हम बोल सकते हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कार्बोनिल कार्बन की जो 2 यूनिट हैं वो एक दूसरे के क्लोज आएगी, क्योंकि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल से एक sp2 कार्बन sp3 कार्बन में कन्वर्ट होता है। तो चलिए इस बात को हम समझते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पर। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा ऑन कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, उतना रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट है ये पहला पॉइंट है, ये है पहला पॉइंट। दूसरी बात, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रेट है वो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। कार्बोनिल कार्बन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना फास्ट होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही फास्ट होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बोनिल कार्बन, ऑन कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। क्लियर है? तो इन दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हमें रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए इस बात को समझते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने पर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम क्यों होता है। तो आइए इसको हम समझते हैं आरडीएस की मदद से।
तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने कार्बोनिल कंपाउंड जो है इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया है और न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से यहाँ पर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमने देखा कि जो कार्बोनिल कार्बन होता है ये sp2 है और sp2 है तो ये है प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन है और ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन है तो यहाँ पर जो तीनों बॉन्ड है उनके बीच में है 120 डिग्री का एंगल। sp2 कार्बन का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 120 डिग्री एंगल। जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो sp2 कार्बन sp3 कार्बन में कन्वर्ट होता है, sp2 कार्बन sp3 कार्बन में कन्वर्ट होता है और sp3 कार्बन जो होता है ये होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल होने की वजह से इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट। तो हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से एक sp2 कार्बन जिसका बॉन्ड एंगल 120 है वो sp3 कार्बन 109.28 डिग्री एंगल में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब जो बॉन्ड एंगल है इसमें कमी आ रही है और अगर बॉन्ड एंगल में कमी आती है तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई दो यूनिट प्रेजेंट है कार्बोनिल कार्बन पर ए और बी, तो जैसे ही बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है तो ए और बी जो यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, क्लोज आती हैं और जैसे ही ये एक दूसरे के नज़दीक क्लोज आती हैं तो इससे कि रिपल्शन क्रिएट होता है, स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट होता है और स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट होने से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जितना अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कार्बोनिल कार्बन पर ए और बी यूनिट्स में जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जितनी ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लो हो जाएगा। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा कार्बोनिल कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा कार्बोनिल कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा कार्बोनिल कार्बन पे उतना न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिवली चार्ज स्पीसी और इसका अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज पर। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना फास्ट हो जाएगा और इससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो दो बातों पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट डिपेंड करता है, पहली है स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर और दूसरा है पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन फैक्टर। ठीक है बेटा, तो चलिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में है एल्डिहाइड, हमारे पास में है एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड हमने लिया। दूसरा हम लेते हैं एसिटल्डिहाइड, तीसरा हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड, तीसरा हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड और इधर हम लेते हैं कुछ कीटोन्स, जिसमें से पहला हमने कीटोन लिया है एसीटोन, दूसरा कीटोन हमने लिया है एसिटोफिनॉल और तीसरा हमने कीटोन यहाँ पर लिया है बेंजोफिनॉल, बेंजोफिनॉल हमने यहाँ पर लिया है। तो चलिए इन 6 कंपाउंड में कंपेयर करते हैं किसका रेट ज़्यादा होगा और किसका रेट कम होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो देखिए हमने एल्डिहाइड लिया है और क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर हाइड्रोजन एटम होता है, एल्डिहाइड के अंदर कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन एटम होता है और हाइड्रोजन जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगाता, सबसे छोटा एटम होने की वजह से इसमें कोई स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर नहीं आता है। जबकि कीटोन की अगर हम बात करते हैं तो कीटोन में यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट है और हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप में देखा जाए तो अल्काइल ग्रुप स्टेरिक क्राउडिंग वाला ग्रुप है, उसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है और स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कीटोन का कम होता है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कीटोन का कम होता है। तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो कीटोन होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड से कम होता है। अब बात आती है कि सर एल्डिहाइड में हम कैसे कंपेयर करें। तो देखिए यहाँ पर 3 एल्डिहाइड हमारे पास गिवन है। पहले वाले एल्डिहाइड में हाइड्रोजन यूनिट जुड़ी हुई है, दूसरे वाले एल्डिहाइड में मिथाइल यूनिट जुड़ी हुई है और तीसरे वाले एल्डिहाइड में फिनाइल यूनिट जुड़ी हुई है।
तो स्टेरिक क्राउडिंग की अगर हम बात करें तो फिनाइल इज़ मोर बल्की कंपेयर टू मिथाइल और मिथाइल इज़ मोर बल्की कंपेयर टू हाइड्रोजन। इनफैक्ट हाइड्रोजन जो है वो तो स्टेरिक रिपल्शन लगाता ही नहीं है। तो इस बेसिस पर फॉर्मल्डिहाइड का रेट ज़्यादा होगा एसिटल्डिहाइड से और एसिटल्डिहाइड का रेट ज़्यादा होगा बेंजल्डिहाइड से। दूसरा तरीका ये भी है कि हम पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन देख करके भी आंसर कर सकते हैं, तो इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। अगर इस बेसिस पर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं लगता है, नो इफेक्ट, जबकि मिथाइल का लगता है प्लस आई इफेक्ट। मिथाइल शो करता है प्लस आई इफेक्ट और फिनाइल लगाता है रेजोनेंस इफेक्ट। फिनाइल क्या लगाता है? रेजोनेंस इफेक्ट, या हम इसको बोल सकते हैं प्लस एम इफेक्ट। तो जब फिनाइल प्लस एम इफेक्ट लगाएगा तो कार्बोनिल कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा, और जब प्लस आई इफेक्ट लगेगा मिथाइल का तो पॉजिटिव चार्ज कम तो होगा, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस एम इज ग्रेटर देन कंपेयर टू प्लस आई, तो जो प्लस आई है वो पॉजिटिव चार्ज को कम डिक्रीज करेगा, और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है फॉर्मल्डिहाइड में, उसके बाद कम है एसिटल्डिहाइड में, और सबसे कम है बेंजल्डिहाइड में। तो इस बेसिस पर हम बात करते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एसिटल्डिहाइड का ज़्यादा बेंजल्डिहाइड से और बेंजल्डिहाइड का कम होता है एसिटल्डिहाइड से। ठीक है बेटा, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरीके से हम कीटोन में भी बात कर सकते हैं। कीटोन में देखो यहाँ पर दिया हुआ है मिथाइल जिसका लगेगा प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर दिया हुआ है फिनाइल जिसका लगेगा प्लस एम इफेक्ट, और यहाँ पर दिए हैं दो दो फिनाइल जिनका लगेगा प्लस एम इफेक्ट। और हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा प्लस एम होगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कम होता चला जाएगा, उतना ज़्यादा कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम होती चली जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज अगर कम होता है तो हमने ऊपर जाना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो इस बेसिस पर रेट ऑफ रिएक्शन एसीटोन का ज़्यादा होता है एसिटोफिनॉन से, और एसिटोफिनॉन का ज़्यादा होता है बेंजोफिनॉन से। तो इन 6 कंपाउंड को यदि मैं ए बी सी डी मान करके आंसर करता हूँ तो ए का रेट ऑफ रिएक्शन बी से ज़्यादा, बी का सी से ज़्यादा, सी का डी से ज़्यादा, डी का ई से ज़्यादा और ई का एफ से ज़्यादा। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट कंपेयर कर सकते हैं। 2 फैक्टर मैंने यहाँ पर बताए हैं जिनकी मदद से हम आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं और डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अगर आपको कोई कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है और इस कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन को अगर हम न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं, किसी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। ये क्यों नहीं होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन हम सेकंड बात करते हैं कि अगर कार्बोनिल कार्बन की रिएक्शन या कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम कराते हैं किसी नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल से, नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल से, नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल से, तो ये रिएक्शन होती है। और अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं किसी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से एसिडिक मीडियम में, तो ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं जो समझने वाले हैं कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से न्यूट्रल मीडियम में कराते हैं, ना हम एसिडिक मीडियम लेते हैं ना ही बेसिक मीडियम लेते हैं, तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। कार्बोनिल कंपाउंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल या न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन नहीं करते हैं। दूसरी बात, कार्बोनिल कंपाउंड जो है अगर नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है तो रिएक्शन हो जाएगी, और कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से तब होगी जब हमें एसिडिक मीडियम दिया होगा। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखिए कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं ये होते हैं वीक इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं ये कैसे होते हैं? वीक इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अगर आपको एसिड दिया हुआ है तो एसिड की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में, ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में। और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल वीक इलेक्ट्रोफाइल से, वीक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर सकता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कर सकता है।
जबकि अगर बात करें फर्स्ट वाली रिएक्शन में तो कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है जो कि किसका काम करता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल का, और इसकी रिएक्शन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, और वीक न्यूक्लियोफाइल से इसकी रिएक्शन नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रोफाइल भी वीक है और न्यूक्लियोफाइल भी वीक है तो रिएक्शन नहीं होती है। जबकि अगर हम बात करते हैं सेकेंड वाली रिएक्शन की तो यहाँ पर हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है वीक इलेक्ट्रोफाइल, और नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ये होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो एक वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर सकता है और ये रिएक्शन हो जाएगी। तो समझने वाली बात यह है कि अगर वीक इलेक्ट्रोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है तो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो सकती है, न्यूट्रल मीडियम में नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही कमज़ोर है तो रिएक्शन नहीं कर पाते। लेकिन एक वीक इलेक्ट्रोफाइल को हम एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है। और दूसरी बात, अगर हमें वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है तो ये रिएक्शन हो जाती है। क्लियर है ये वाली बात? अब बात ये आती है कि सर ये वीक इलेक्ट्रोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? तो साइड में मैं आपको समझाता हूँ कि कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे? जैसे कि साइनाइड आयन हो गया, जैसे कि HSO3 माइनस आयन हो गया, जैसे कि R माइनस आयन हो गया, जैसे कि H माइनस आयन हो गया। तो ये जो सारे आयन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयन हैं, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट कर जाते हैं। दूसरी बात, इन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये बेस का काम भी करते हैं, तो ये बेस का काम भी करते हैं, ये बेस की कैटेगरी में भी आते हैं। दूसरी, अगर हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल की, तो वीक न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होंगे? वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि अल्कोहल हो गया, अल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनिया डेरिवेटिव हो गए। अमोनिया डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं NH2Z से। तो Z यहाँ पर क्या हो सकता है? एल्काइल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, OH हो सकता है, और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाटर है। चलिए, तो मेरी बात क्लियर होगी भाई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे जा कर के जब आप एग्जाम्पल ऑफ एसेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब हम डिस्कस करेंगे, तब जा कर के ये हमें काफ़ी हेल्पफुल होगा कि वीक इलेक्ट्रोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन नहीं करता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करने के लिए एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जा कर के वो वीक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता है। मतलब दोनों में से कोई एक तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, अगर दोनों ही वीक है तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि वीक इलेक्ट्रोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन क्यों नहीं कर पाता है, उसके पीछे का रीज़न समझते हैं। तो जो यहाँ पर पहला वाला पॉइंट है, इसकी हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि वीक इलेक्ट्रोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल में रिएक्शन नहीं होती है। तो इसके पीछे का रीज़न हम समझते हैं। तो हम वापस से रिएक्शन पर चलते हैं। तो जैसा कि हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड है, हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया और इसकी रिएक्शन को हमने करा दिया न्यूक्लियोफाइल से। इसकी रिएक्शन को हमने फर्स्ट स्टेप में कराया था न्यूक्लियोफाइल से। तो जब न्यूक्लियोफाइल के साथ ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। अब ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो बना है ये अनस्टेबल होता है। हमने जाना था कि ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है। अगर इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट को स्टेबल करना है तो इसके लिए सॉल्यूशन में हमें एसिडिफिकेशन कराना पड़ेगा, मतलब H+ आयन लेना पड़ेगा, या फिर किसी इलेक्ट्रोफाइल से इसको न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा।